हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम कमल धारियाल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पे। ये एक बैक्टीरिया है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, जो कि ह्यूमन बींग्स में पेप्टिक अल्सर कॉज करता है। पेप्टिक अल्सर कॉज करता है। और अगर दोस्तों ये पेप्टिक अल्सर अनट्रीटेड रह जाए, यानी कि अगर समय से इसका इलाज न किया जाए, तो ये कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कैंसरस कंडीशन आपकी आ जाती है। ये कॉज कर सकता है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। ये आपका अगर समय से इसका इलाज ना हो तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में ये कन्वर्ट हो सकता है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम इस बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं कि ये बैक्टीरिया है कैसा। ठीक है दोस्तों, ये बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव है और बेसिलाई है, यानी कि ग्राम नेगेटिव रॉड हम इसको कह सकते हैं। स्लाइटली कर्व्ड होता है, यानी कि इस तरह से कर्व्ड होता है। इसको हम बोलते हैं सीगल शेप्ड, यानी कि सीगल एक पक्षी आपका होता है, एक बर्ड है, उसकी ठीक उसी की तरह से ये कर्व्ड आपका रहता है, लाइक दैट। ठीक है, तो कर्व्ड रहता है। और तीसरा पॉइंट है कि ये हाईली मोटाइल होते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, यानी कि इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं और हाईली मोटाइल होता है। हाईली इसलिए होता है क्योंकि जो फ्लैजेला है वो फ्लैजेला कैसा प्रेजेंट होता है, यूनिपोलर फ्लैजेला इसमें प्रेजेंट रहते हैं। 4 to 8 इस तरह से यूनिपोलर फ्लैजेला इसमें प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ फ्लैजेला, यानी कि 4 to 8 फ्लैजेला एट वन एंड। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिपोलर फ्लैजेला। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये कैप्सुलेटेड नहीं होते, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं। इनकी आउटर लेयर कैप्सूल की नहीं बनी होती है। ठीक है, और ये नॉन स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो ये कुछ मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड इसके पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिस के ऊपर हम बात करते हैं। तो पैथोजेनेसिस को समझने के लिए आपको इस बैक्टीरिया के एंटीजेनिक स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको पैथोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके कॉलोनाइजेशन में हेल्प करते हैं। यानी कि आपको ये पता होना जरूरी है कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी गैस्ट्रिक म्यूकोजा में कॉलोनाइज होता है। ठीक है, यानी कि गैस्ट्रिक म्यूकोजा में ये अपनी कॉलोनीज को डेवलप करता है, यानी कि वहां पे अपने कम्युनिटी को ये डेवलप करता है। ठीक है, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको हेल्प करते हैं वहां पे कॉलोनाइज होने में। गॉट इट। तो सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज मोटिलिटी। जैसा कि आपको पता है कि ये बैक्टीरिया हाईली मोटाइल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 4 to 8 यूनिपोलर फ्लैजेला। गॉट इट। तो इसमें यूनिपोलर फ्लैजेला इसमें प्रेजेंट है, जो कि इसको बहुत ज्यादा मोटाइल बनाते हैं। तो ये मोटिलिटी इसको सरवाइव करने में हेल्प करती है। ठीक है, पहली बात तो कि मोटाइल है तो बहुत तेजी से ये भागेगा, यानी कि बहुत जल्दी ये स्टमक तक पहुंचेगा आपके। ठीक है, बात समझ आ रही। और वहां पे फिर ये क्या करता है, मूवमेंट करता रहता है। गॉट इट, जो कि इसको सरवाइव करने में हेल्प करती है। गॉट इट। दूसरा पॉइंट है कि ये एसिड रेजिस्टेंस शो करता है। कैसे करता है, बाय द प्रोडक्शन ऑफ यूरिएज एंजाइम। दोस्तों ये जो बैक्टीरिया है ये यूरिएज एंजाइम का प्रोडक्शन करता है, जो कि क्या करता है, यूरिएज एंजाइम यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और ये अमोनिया गैस्ट्रिक एसिड के साथ बाइंड होके उस गैस्ट्रिक एसिड को बफर कर देता है, यानी कि न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, यानी कि आपको पता है कि बहुत जो हमारा स्टमक होता है उसमें एसिड बहुत बनता है। ठीक है, तो वो गैस्ट्रिक एसिड बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। लेकिन यहां पे ये बैक्टीरिया सरवाइव कर जा रहा है उस गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट में। कैसे, बाय द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया को कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, यूरिएज एंजाइम की हेल्प से। यूरिएज एंजाइम यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर दे रहा है, जो कि गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो उससे इजीली ये उस गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट में उस एसिडिक एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकता है। तो ये एसिड रेजिस्टेंस शो करता है। उसके बाद
दूसरा जो फैक्टर है, थर्ड फैक्टर, दैट इज एडहेसिन्स। इस बैक्टीरिया में बहुत सारे ऐसे एडहेसिन्स फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको वहां पे कॉलोनाइज होने में हेल्प करते हैं। पहला फैक्टर क्या है, पहला एडहेसिन क्या है, ब्लड ग्रुप एंटीजन बाइंडिंग एडहेसिन्स। ये ऐसे एडहेसिन्स हैं जो लुईस ब्लड ग्रुप एंटीजेंस के साथ बाइंड होते हैं और वहां पे कॉलोनाइज कर देता है ये किसको, बैक्टीरिया को। गॉट इट। दूसरे हैं एडहेरेंस एसोसिएटेड लिपोप्रोटीन्स, ये भी इसके एडेशन में हेल्प करता है। एडेशन का मतलब है उसको वहां पे चिपकने में, ठीक है, वहां पे स्टेबलाइज होने में, गैस्ट्रिक म्यूकोजा में, ठीक है, वहां पे स्टेबलाइज होने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। देखिए ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की क्या खासियत होती है कि ये बहुत सारे डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है। ये डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स क्या करते हैं, ये इन्फ्लामेशन के बाद जो हमारे फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि आपको पता है कि जहाँ पे भी टिश्यू इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पे एक डिफेंस मैकेनिज्म आपका डेवलप होता है। तो उस डिफेंस मैकेनिज्म में ही कुछ फ्री रेडिकल्स भी ऐसे प्रोड्यूस होते हैं जो कि टिश्यूज को रिपेयर होने में हेल्प करते हैं या फिर उस पैथोजन को, यानी कि वो बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करते हैं। लेकिन ये डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स जो कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी प्रोड्यूस कर रहा है, ये डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम्स इन फ्री रेडिकल्स के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। गॉट इट। जिससे आपका जो टिश्यू रिपेयर की प्रोसेस है, यानी कि इन्फ्लामेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ठीक है, तो जिसमें क्या होता है कि डिफेंस क्रिएट नहीं हो पाता फ्री रेडिकल्स का इफेक्ट कम होने से। क्लियर। अब दूसरे ऐसे फैक्टर्स की बात करते हैं जो होस्ट सेल पे पैथोलॉजिकल चेंजेज को इंड्यूस करती हैं। गॉट इट। विच इंड्यूसेस पैथोलॉजिकल चेंजेज। तो उनमें सबसे पहला फैक्टर है वैक्यूलेटिंग साइटोटॉक्सिन, जिनको हम वैक ए भी बोलते हैं। ये वैक ए जो होते हैं ये वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं किन्स पे, होस्ट सेल की, होस्ट बॉडी की एपिथेलियल सेल्स पे, यानी कि गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल्स पे ये क्या करती हैं, वैक्यूल्स का फॉर्मेशन कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। गॉट इट। उनका इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाता है। गॉट इट। दूसरा है साइटोटॉक्सिन एसोसिएटेड जीन ए, जिसे कैग ए भी बोला जाता है। ये जीन क्या होता है दोस्तों, ये जीन एनकोड करता है टाइप 4 सेक्रीशन सिस्टम को। टाइप 4 सेक्रीशन सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, ये जो आपका कैग ए है ये सिरिंज लाइक का एक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हैं सिरिंज लाइक स्ट्रक्चर ये रहता है। ये क्या करता है, ये होस्ट सेल की सरफेस को इंजेक्ट करके, वहां पे क्या ये इंजेक्ट करता है, उसको भेदते हुए पियर्स करके, होस्ट सेल सरफेस को पियर्स करके वहां क्या इंजेक्ट करता है, वहां बहुत सारे फैक्टर्स को ये क्या करता है, इंजेक्ट करता है। कौन से फैक्टर्स, आप कह सकते हैं इफेक्टर मॉलिक्यूल्स। ये सब क्या होते हैं आपके, ये जो आप रेड कलर से देख रहे हैं, दीज आर द इफेक्टर मॉलिक्यूल्स। तो ये इस कैग ए का काम क्या होता है, आप कह सकते हैं इसको टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम आप इसको बोलेंगे, टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम, जो सिरिंज लाइक का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको कौन एनकोड कर रहा है, कैग ए इसको एनकोड कर रहा है। तो इसका काम क्या होता है कि ये होस्ट सेल के अंदर इफेक्टर मॉलिक्यूल्स को इंजेक्ट करता है। गॉट इट। तो वो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो इफेक्टर मॉलिक्यूल होस्ट सेल के अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर आते हैं, जैसे साइटोस्केलेटल रीअरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है, या होस्ट सेल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, या फिर जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं उनका एक्सप्रेशन शुरू हो जाता है, ठीक है, वो एक्सप्रेस होने शुरू हो जाते हैं। गॉट इट। ये जो कि बाद में कैंसर को लीड करते हैं। गॉट इट। Then release of pro-inflammatory cytokines from gastric epithelial cells, और एक इसको लीड करते हैं जो प्रो इन्फ्लामेटोरी साइटोकाइंस होते हैं जो कि गैस्ट्रिक एपिथेलियल सेल से रिलीज होते हैं, उसको ये क्या कर देता है, उसको बढ़ा देता है उनके रिलीज को। गॉट इट। तो ये बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं किसकी वजह से, इस
टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम की वजह से, जो कि एक सिरिंज लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स को इंजेक्ट करता है होस्ट सेल पे। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं दोस्तों, जैसे स्मोकिंग है। स्मोकिंग जो है अल्सर और कैंसर के रिस्क को और ज़्यादा बढ़ाता है, ठीक है, उन इंडिविजुअल्स में जो कि ऑलरेडी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से कॉलोनाइज्ड होते हैं। गॉट इट। अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। दोस्तों हेलिकोबैक्टर पाइलोरी मेनली 2 तरह के मैनिफेस्टेशन कॉज करता है। पहला है एक्यूट गैस्ट्राइटिस, दूसरा पेप्टिक अल्सर डिजीज़। दोस्तों जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस है ये मेनली एंट्रम वाले पार्ट पर होता है, यानी कि इस पार्ट पर। दिस इज द एंट्रम पार्ट ऑफ स्टमक। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टमक का स्ट्रक्चर है। ये जो पार्ट है ये एंट्रम वाला पार्ट है इसका। गॉट इट। तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस मोस्ट कॉमनली इसी पार्ट पर इन्वॉल्व होता है, यानी कि इसको हम बोलेंगे एंट्रल गैस्ट्राइटिस। गॉट इट। इन्फ्लामेशन ऑफ एंट्रम, ठीक है, एंट्रल गैस्ट्राइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा। किस पार्ट पे? एंट्रम पार्ट पे, इसलिए इसको बोल दिया एंट्रल गैस्ट्राइटिस। दूसरा है दोस्तों पेप्टिक अल्सर डिजीज, जो कि हमने आपको बताया कि ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये डिजीज मोस्ट कॉमनली कॉज करता है, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज ये 2 टाइप का होता है, एक तो ड्यूडेनल अल्सर, दूसरा गैस्ट्रिक अल्सर। गॉट इट। तो ड्यूडेनल अल्सर क्या है, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। देखिए होता क्या है कि जब आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी मूव करता हुआ, क्योंकि ये फ्लैजिलेटेड है, बहुत ज़्यादा मोटाइल होता है, मूव करता हुआ इस एंट्रल पार्ट पे आ जाता है और यहाँ पे कॉलोनाइज होता है, तो वो क्या करता है धीरे धीरे इस एंट्रल रीजन पर जो भी सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं, उनको डैमेज करना शुरू कर देता है, यानी कि इनका इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल्स जब इन्फ्लाम्ड हो जाती है, तो इन्फ्लामेशन होने की वजह से यहाँ पे जो सोमेटोस्टैटिन हार्मोन को रिलीज करने वाली सेल्स हैं, जो जिनको हम बोलते हैं डी सेल्स, सो कॉल्ड डी सेल्स होती हैं, ये डी सेल्स आपकी डैमेज हो जाती हैं। तो डी सेल्स आपकी सोमेटोस्टैटिन हार्मोन का प्रोडक्शन करती हैं, तो इनके डैमेज होने से सोमेटोस्टैटिन हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, ठीक है, यानी कि कम सोमेटोस्टैटिन आपका रिलीज होता है, ठीक है, डिक्रीज्ड सोमेटोस्टैटिन हार्मोन कम होने की वजह से आपका गैस्ट्रिन हार्मोन का प्रोडक्शन, उसका रिलीज होना बढ़ जाता है, क्योंकि इसका नेगेटिव फीडबैक होता है इस पर, गैस्ट्रिन पर, सोमेटोस्टैटिन का। तो ये क्या करता है, गैस्ट्रिन के रिलीज को बढ़ा देता है, ठीक है। अब ये गैस्ट्रिन क्या करता है, गैस्ट्रिन का काम है कि वो एसिड प्रोडक्शन करता है, ठीक है, एसिड का प्रोडक्शन करना है गैस्ट्रिन हार्मोन का काम, ठीक है, एसिड प्रोडक्शन को इंड्यूस करना। तो ये गैस्ट्रिन हार्मोन आपकी पैराइटल सेल्स को इंड्यूस करता है। गॉट इट। तो पैराइटल सेल्स फिर क्या करती हैं, एसिड मैक्स आपका मैसिव एसिड का प्रोडक्शन करती है, बहुत ज्यादा एसिड आपके स्टमक में बनना शुरू होता है। तो ये एसिड आपका मूव करता है धीरे धीरे किधर, यहां एंट्रम तक ये आपका मूव करता है, एंट्रम से होते हुए ये हमारे ड्यूडेनम में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, गैस्ट्रिक मेटाप्लाजिया हमारा कॉज हो जाता है, ठीक है। और गैस्ट्रिक मेटाप्लाजिया जब आपका हो जाता है तो ड्यूडेनम हमारी पूरी तरह से इन्फ्लाम हो जाती है, ठीक है, इन्फेक्टेड हो जाती है और इन्फ्लाम हो जाती है ड्यूडेनम, जो कि क्या लीड करता है, ड्यूडेनल अल्सर को लीड करता है। गॉट इट। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एसिड, बहुत ज्यादा एसिड बनने की वजह से ये हमारी प्रॉब्लम हो रही है कि वो एसिड, जो एक्सेसिव एसिड है वो कहाँ पहुंच रहा है, हमारे ड्यूडेनम में पहुंच रहा है, और वहां पे गैस्ट्रिक मेटाप्लाजिया वो कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से आपका पूरी जो ड्यूडेनम है वो इन्फ्लाम होना शुरू हो रहा है, और वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ड्यूडेनल अल्सर में हमारा वो कन्वर्ट हो जाता है। गॉट इट। तो इसमें जो पेशेंट है बहुत ज़्यादा उसको एपिगैस्ट्रिक पेन डेवलप होता है उसमें, ठीक है, और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है, वोमिटिंग सेंस आता है। गॉट इट। एब्डोमिनल पेन रहता है।
तो बहुत सारी क्लिनिकल सिम्टम्स उसमें डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा है गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका मैकेनिज्म अभी तक पूरी तरह नोन नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि इसमें भी क्या होता है, हमारा गैस्ट्रिन का जो फॉर्मेशन है, यानी कि गैस्ट्रिन का जो रिलीज है, रिलीज ऑफ गैस्ट्रिन हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद हाइपोक्लोरहाइड्रिया की कंडीशन हमारी हो जाती है, यानी कि एसिड का फॉर्मेशन फिर भी कम होता है, ठीक है। गैस्ट्रिन का जो रिलीज है वो तो बढ़ रहा है, वो तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बावजूद उसके बावजूद क्या हो रहा है, हाइपोक्लोरहाइड्रिया की कंडीशन आ रही है, यानी कि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, एसिड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये गैस्ट्रिक अल्सर हमारा बनता है, ठीक है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि ये एक्सेसिव एसिड फॉर्मेशन की वजह से होता है ड्यूडेनल अल्सर, लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर हमारा क्या होता है, ये कम एसिड प्रोडक्शन की वजह से होता है। और क्या अंतर है इन दोनों में कि जो ड्यूडेनल अल्सर है वो जब आप मील इनटेक करते हैं, यानी कि फूड आप ले रहे हैं, उसके बाद ये शुरू होता है, यानी कि इसमें जो पेन होता है, ड्यूडेनल अल्सर का जो पेन होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन जो होता है, वो खाना खाने के बाद होता है, ठीक है। लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर का जो पेन है वो आप एम्प्टी स्टमक भी अगर हैं, यानी कि आप खाली पेट हैं, आपने कुछ नहीं खाया है, तो उसमें खाली पेट में ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर का जो पेन है वो खाली पेट में ज़्यादा होता है, और ड्यूडेनल अल्सर में जो पेन होता है वो खाना खाने के बाद शुरू होता है। गॉट इट। तो ये दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं। अब बात करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस की। दोस्तों, डायग्नोसिस दो तरह से हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के लिए कर सकते हैं। एक तो इन्वेसिव टेस्ट हम इसके लिए परफॉर्म कर सकते हैं, दूसरे नॉन इन्वेसिव टेस्ट को हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। अब इन्वेसिव का मतलब है कि जिसमें हमें एंडोस्कोपी के थ्रू यानी कि एंडोस्कोपी गाइडेड बायोप्सी हम लेते हैं, यानी कि हमें एंडोस्कोपी तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। एंडोस्कोपी के थ्रू हमें देखना पड़ेगा कि किस एरिया में अल्सर फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, और किस तरह से हमें क्या लेना है, स्पेसिमेन लेना है। गॉट इट। तो उसको हम बोलते हैं एंडोस्कोपी गाइडेड बायोप्सी, हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो स्पेसिमेन हम कैसे लेंगे, एंडोस्कोपी गाइडेड बायोप्सी हम लेंगे, ठीक है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा से। तो इनको हम बोलते हैं इन्वेसिव टेस्ट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो मेथड है दैट इज हिस्टोपैथोलॉजिकल मेथड, ठीक है। हमने स्पेसिमेन कलेक्ट कर लिया, अब हम हिस्टोपैथोलॉजिकल मेथड से डायग्नोस करेंगे। कैसे, हम क्या करते हैं, उस बायोप्सी को स्टेनिंग करते हैं, उसकी वार्दिन स्टेरी सिल्वर स्टेनिंग उसको हम बोलते हैं, ठीक है। यानी कि उसमें हम क्या यूज करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट यूज किया जाता है, उससे हम स्टेन करते हैं बायोप्सी की। तो इसमें जो हमारी जो फाइंडिंग आती है वो कैसी आती है कि बैकग्राउंड जो है हमें येलोइश दिखेगा, और उस येलोइश बैकग्राउंड में हमें जो ऑर्गेनिज्म है वो ब्राउन टू ब्लैकिश कलर का दिखेगा, या तो ब्राउन दिखता है या फिर हल्का ब्लैक कलर का हमें ऑर्गेनिज्म यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हमें विजिबल होगा, और बैकग्राउंड येलोइश रहता है, ठीक है, जिस तरह आप देख पा रहे हैं फिगर में, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको, अगर इस तरह की फाइंडिंग आ रही है, येलो हमारा बैकग्राउंड है और उस पर ऑर्गेनिजम्स ब्राउन कलर के ऑर्गेनिजम्स अगर अपीयर हो रहे हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, तो उनको हम बोल देते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं हमें। दूसरा मेथड है माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड। माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड में सबसे पहला तो हम परफॉर्म करते हैं ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग में जैसे कि आपको पता है कि ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होते हैं, रॉड शेप के होते हैं, ठीक है, कर्व्ड होते हैं, गॉट इट। तो वो हमें मिल जाएगा ग्राम स्टेनिंग के थ्रू, ऐसी फाइंडिंग हमें मिल जाएगी। दूसरा हम कर सकते हैं कल्चर कर सकते हैं। कल्चर करने के लिए कुछ स्पेशल मीडिया यानी कि कुछ आप कह सकते हैं सेलेक्टिव मीडिया हम यूज करते हैं, जैसे स्किरोज मीडिया है। इन मीडिया को हम कैंपाइलोबैक्टर के लिए भी यूज करते हैं, सेम वही मीडिया हम यूज कर सकते हैं, स्किरोज मीडिया हम यूज कर सकते हैं, या फिर चॉकलेट अगर भी हम यूज कर सकते हैं। तो वहाँ हम कल्चर कर सकते हैं इसका, ठीक है। वहाँ पे कल्चर करने के बाद हम बायोकेमिकल टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं कन्फर्मेशन के लिए। तो जब आप ऑक्सीडेज, कैटालेज या यूरियस टेस्ट को हम
परफॉर्म करते हैं तो हमें ये तीनों टेस्ट पॉजिटिव मिलते हैं। ऑक्सीडेज पॉजिटिव आता है, कैटालिस पॉजिटिव आता है और यूरिएज भी हमारा पॉजिटिव रहता है। तो इस तरह से हम माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड से भी इनको को हम डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा बायोप्सी यूरिएज टेस्ट भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसको रैपिड यूरिएज टेस्ट भी बोलते हैं, रैपिड यूरिएज टेस्ट भी इसको बोलते हैं। इस पे क्या किया जाता है कि इस पे हम बायोप्सी को ले लेते हैं और उस बायोप्सी को हम क्या करते हैं, एक ब्रॉथ ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें कि हमारा यूरिया प्रेजेंट हो, ऐसा ब्रॉथ जिसमें यूरिया प्रेजेंट हो। तो उस बायोप्सी को उस ब्रॉथ में हम डाल देंगे, ठीक है, और उसमें क्या हो, उसमें यूरिया के साथ साथ उस ब्रॉथ में एक पीएच इंडिकेटर भी प्रेजेंट हो। तो हम क्या करेंगे, उस बायोप्सी को हम उस ब्रॉथ में डाल देंगे, ठीक है, जिससे कि हमें पता चलेगा कि अगर वो यूरिया हमारा अमोनिया में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, अमोनिया में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा कि वो बेसिक एनवायरनमेंट हमारा हो जाएगा और पीएच हमारी क्या आएगी, ऊपर आएगी, ठीक है। तो उसमें वो पीएच इंडिकेटर हमें इंडिकेट कराएगा कि उसका क्या होगा, वो एनवायरनमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा एसिडिक एनवायरनमेंट से बेसिक एनवायरनमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक कलर इंडिकेशन हमारा आ जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा मीडिया का, ठीक है। तो वो मीडिया का कलर चेंज होना किस चीज को इंडिकेट करेगा कि जो एनवायरनमेंट है वो जो मीडिया है वो एसिडिक से बेसिक में कन्वर्ट हो गया है। गॉट इट। तो ये बहुत एक रैपिड यूरिएज टेस्ट हम इसको बोलते हैं, रैपिड टेस्ट है, ठीक है। तो अगर कलर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि उस बायोप्सी में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी प्रेजेंट है, जो कि क्या कर रहा है, यूरिएज एंजाइम का प्रोडक्शन कर रहा है और यूरिएज यूरिया को कन्वर्ट कर दे रहा है अमोनिया में। ऐसा होने से क्या हो रहा है, उसका पीएच चेंज हो जा रहा है और जो पीएच इंडिकेटर उसमें हमने ऐड किया है वो हमें इंडिकेट कर दे रहा है। गॉट इट। तो ये एक रैपिड टेस्ट है, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएगा और ये एक सेंसिटिव टेस्ट भी है और बहुत चीप भी है, ठीक है, बहुत सस्ता टेस्ट है। गॉट इट। दूसरा जो नॉन इन्वेसिव टेस्ट है उसमें मोस्ट कॉमनली यूरिया ब्रेथ टेस्ट किया जाता है, जो कि आज के टाइम पे बहुत कॉमन है, ठीक है। तो ये बहुत एक अच्छा सेंसिटिव टेस्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आता है। तो आज के टाइम पे इसको बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है यूरिया ब्रेथ टेस्ट को। इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है कि जो पेशेंट है उसको एक सॉल्यूशन पिलाया जाता है, जिसमें क्या है, यूरिया का सॉल्यूशन है। यूरिया का सॉल्यूशन है, उस यूरिया का जो कार्बन है वो नॉन रेडियो एक्टिव कार्बन से क्या है, लेबल्ड है, यानी कि ये इस पे जो ये कार्बन प्रेजेंट है वो आपका नॉन रेडियो एक्टिव यानी कि 13 कार्बन 13 लेबल्ड हमारा क्या रहता है, कार्बन रहता है। तो ऐसा यूरिया का सॉल्यूशन पेशेंट को पीने को दिया जाता है, ठीक है, और उसको पीने के बाद कुछ टाइम बाद फिर उसको ब्लो करने को बोला जाता है एक ट्यूब पे, ठीक है, एक ट्यूब रहता है, उस ट्यूब पे उसको बोला जाता है कि फूंक मारो। तो वो फूंक जो मारेगा उसको लेके फिर हम क्या करते हैं, उसको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसे मेजर किया जाता है, यानी कि उसको उसका डिटेक्शन किया जाता है। किसका डिटेक्शन किया जाता है, देखिए क्या होता है कि जैसे यूरिया बॉडी पे गया, ठीक है, स्टमक में पहुंचा, तो यूरिया क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा। कब, अगर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आपके स्टमक में प्रेजेंट है तो वो जो यूरिएज का प्रोडक्शन कर रहा है वो यूरिएज एंजाइम उस यूरिया को किस में, अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, उसका वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सेल हो रही है, ठीक है, उस कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन होगा वो भी आपका क्या रहेगा, लेवल्ड रहेगा, यानी कि नॉन रेडियो एक्टिव लेवल्ड वो कार्बन हमारा होगा। तो अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है वो लेवल्ड कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारा डिटेक्ट हो रहा है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट के अंदर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी प्रेजेंट है, यानी कि उसको पेप्टिक अल्सर हो सकता है। गॉट इट। बात समझ में आई। एक बार फिर समझने की कोशिश करिए कि क्या करते हैं, पेशेंट को यूरिया का सॉल्यूशन पिलाया जाता है जिसमें कि कार्बन क्या हो, कार्बन हमारा लेवल्ड हो, किससे, नॉन रेडियो एक्टिव कार्बन से लेवल्ड हो, उसको पिलाया जाता है और पिलाने के बाद फिर पेशेंट को बोला जाता है कि ट्यूब पे फूंक मारने को, ठीक है, ब्लो करने को बोला जाता है। तो क्या होता है कि जब हम उसको उस सैंपल को, कौन सा सैंपल,
वो फूंक मारा हुआ सैंपल, ब्लो सैंपल को जब हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पे देखते हैं तो हमें क्या डिटेक्ट होता है, लेवल्ड कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्ट होता है। तो अगर ऐसा होता है तो पेशेंट को हेलिकोबैक्टर पायलोरी का इन्फेक्शन है। गॉट इट। तो यूरिया ब्रेथ टेस्ट इसको बोला जाता है, ये बहुत कॉमनली आजकल यूज किया जाता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आजकल क्योंकि नॉन इन्वेसिव है, इसमें ज़रूरत नहीं है कुछ आपको सैंपल इस तरह से देने की कि आपके अंदर एंडोस्कोप डाला जाए और एंडोस्कोपी की जाए, तो इन्वेसिव नहीं होता, ठीक है, नॉन इन्वेसिव है, इसलिए बहुत सिंपल है, ठीक है, आपको सिर्फ फूंक मारनी है बस, दैट्स इट। बात करते हैं दोस्तों अब ट्रीटमेंट की। दोस्तों हेलिकोबैक्टर पायलोरी के इन्फेक्शन का जो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हैं वो कुछ डिफरेंट रहते हैं, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं, यानी कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी जिन पे कॉलोनाइज तो होता है, यानी कि वो कॉलोनाइजर्स तो हैं लेकिन एसिम्प्टोमेटिक हैं, कोई सिम्टम उन पे डेवलप नहीं हो रहा है, तो उनको ट्रीटमेंट प्रेफर नहीं किया जाता, यानी कि एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती, क्योंकि हो सकता है कि वो पेशेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन जाए, ठीक है। या फिर जो हमारे जो प्राइमरी प्रोफाइलेक्सिस हम देते हैं गैस्ट्रिक कैंसर के लिए, तो वो भी नहीं दिया जाता है, ठीक है, उस केस में भी हम ये ड्रग नहीं देते हैं एंटीबायोटिक। क्यों? क्योंकि वो भी हमारा क्या हो सकता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन सकता है, ठीक है। तो जो सिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं उन्हीं को ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी कि ये जो गाइडलाइन है उन्हीं के लिए फॉलो की जाती है। तो गाइडलाइन क्या है कि इस केस में पेप्टिक अल्सर या जो हमारा एंट्रल गैस्ट्राइटिस होता है उसके केस में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो मल्टी ड्रग थेरेपी दी जाती है, मोनोथेरेपी इसमें प्रेफर नहीं की जाती है, ठीक है। तो मल्टी ड्रग थेरेपी में क्या किया जाता है, रेजिमेन ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो किस तरह से है गाइडलाइन वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन ट्रिपल ड्रग थेरेपी हम सबसे पहले देते हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन की ट्रिपल ड्रग थेरेपी दी जाती है, उसमें 3 ड्रग यूज की जाती है, OCM और OCA रेजिमेंट्स इसको बोलते हैं। अब OCM क्या है, पहली ड्रग है ओमिप्राजोल, दूसरी क्लेरिथ्रोमाइसिन और मेट्रोनिडाजोल, या फिर अगर मेट्रोनिडाजोल नहीं है तो उसके बदले आप एमोक्सिसिलिन दे सकते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन की ट्रिपल ड्रग थेरेपी है जो कि 7 से 14 दिन के लिए प्रिफर की जाती है, दी जाती है, ठीक है, गिवन फॉर 7 to 14 डेज, ठीक है, जिसमें ओमिप्राजोल और क्लेरिथ्रोमाइसिन और मेट्रोनिडाजोल का कॉम्बिनेशन रहता है, या फिर मेट्रोनिडाजोल अगर नहीं है तो एमोक्सिसिलिन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 1 महीने के गैप के बाद यूरिया ब्रेथ टेस्ट किया जाता है। अगर वो टेस्ट हमारा पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट लाइन का रेजिमेंट हमने दिया था वो फर्स्ट लाइन का रेजिमेंट फेल हो गया, यानी कि पेशेंट ठीक नहीं हुआ, वो पेशेंट को वो ड्रग काम नहीं की, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, सेकेंड लाइन क्वाड्रुपल ड्रग थेरेपी दी जाती है जिसमें OBMT रेजिमेंट दिया जाता है, यानी कि ओमिप्राजोल, बिस्मथ सबसैलिसाइलेट, मेट्रोनिडाजोल और टेट्रासाइक्लिन दी जाती है। कॉम्बिनेशन में ये 4 ड्रग दी जाती हैं 14 दिन के लिए, ठीक है, फॉर 14 डेज। गॉट इट। ओमिप्राजोल, बिस्मथ सबसैलिसाइलेट, मेट्रोनिडाजोल और टेट्रासाइक्लिन दी जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर अगेन यूरिया ब्रेथ टेस्ट किया जाता है और वो भी अगर पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब सेकेंड लाइन ड्रग थेरेपी भी हमारी क्या हो गई, फेल हो गई। फिर उसमें क्या किया जाता है, उस केस में क्या किया जाता है कि एंडोस्कोपी गाइडेड बायोप्सी लेके उसको कल्चर किया जाता है, ठीक है, कल्चर लगाया जाता है स्कीरोज मीडियम पे, या फिर आप चॉकलेट अगर मीडियम यूज कर सकते हैं तो उन पे कल्चर किया जाता है। उसके बाद फिर एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग के बेस पे ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी कि AST के बेस पे ट्रीटमेंट फिर दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये गाइडलाइन है, ट्रीटमेंट रेजिमेंट गाइडलाइन है किसके लिए, हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शंस के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपके समझ में ये लेक्चर आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।